दोस्तों आज श्रावण सोमवार और एकादशी दोनों है, यानी कि एक तरफ शिव की शांति है और दूसरी तरफ उपवास की साधना। और ऐसे ही दिव्य दिन पर हम ये पॉजिटिव हेल्थ जोन की जो टीम है एक छोटी सी यात्रा पे जा रहे हैं। पर ये कोई आउटगोइंग नहीं है, ये एक इनर रिचार्ज और विजन रीसेट का मौका है। हमारा यात्रा का पहला पड़ाव होगा मंदिर हसौद के पास एक पुराना शिव मंदिर है, जहां हम जलाभिषेक करेंगे टीम के साथ में और हम अपने अंदर की अशुद्धियों, उलझनों और थकान सब कुछ शिव को अर्पण कर देंगे। उसके बाद जाएंगे हम डिवाइनर्स, एक ऐसा संस्थान जहां शुद्ध सात्विक भोजन के साथ साथ पॉजिटिव हेल्थ जिन की पूरी टीम वहां बैठकर कुछ देर इनर रिफ्लेक्शन और विजन की प्लानिंग करेगी। क्या नया करना चाहिए, कैसे और लोगों से जुड़ना चाहिए, कैसे शरीर, मन और समाज तीनों का संतुलन साधा जाए। टीम के बाकी सब यहाँ एकदम खड़े हो चुके हैं और एक एक करके मैं आप लोग को परिचय करवा दूंगा। लेकिन ज़रूरी है कि जब हम साधना कर लें तो फिर हम वहाँ से आगे पहुँचेंगे संस्कारों की जड़ें छूने वाली माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी। वहीं से हम अपने कर्म, सोच और सेवा की नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम है और ऐसा परिचय करवाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे टीम के और मेरे भी सीनियर सुभाष मौर्य जी हैं, बड़े अच्छे लाइफ कोच हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन के। डॉक्टर संस्कृति सिंह है, एक रिनाउंस नेचुरोपैथिस्ट हैं, हमारे यहाँ के सीनियर नेचुरोपैथी कंसल्टेंट हैं डॉक्टर संस्कृति। डाइट और लाइफ स्टाइल प्लानिंग देती रहती हैं यहाँ के लोगों को। और ये अभी हमारे यहाँ की न्यू आयुर्वेदा पंचकर्म की थेरेपिस्ट हैं, हमारे यहाँ के केयर टेकर की भूमिका में है भुवनेश्वरी देवांगन जी हैं। और ये धर्मेंद्र पांडे जी हैं, हमारे आयुर्वेदा पंचकर्म के थेरेपिस्ट। सनोज जी केरल से आए हुए हैं, अभी कुछ ही महीना हुआ है, थेरेपिस्ट हैं पंचकर्म के पॉजिटिव हेल्थ जोन में केरला के और लगभग 20 ईयर्स एक्सपीरियंस। हमारे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश नायर जी हैं। तो ये सारी टीम चलेगी। हमारी जितनी व्यवस्थाएं जनती है पॉजिटिव हेल्थ में, जब भी प्रोग्राम होता है तो खाने पाने का जिम्मा हमारे गोलू जी के साथ होता है। वैसे गोलू का पूरा नाम क्या है भैया? यशवंत कुमार साहू है, लेकिन लोग गोलू के नाम से जानते हैं। जब भी आप पॉजिटिव हेल्थ जोन आए तो गोलू ही बुलाएंगे तो लोग पहचान पाएंगे। योगा ट्रेनर दो लोग यहाँ पे साथ में, तो ये डॉली जी हैं और नंदिनी, ये दोनों पॉजिटिव हेल्थ जोन की योगा ट्रेनर हैं। रिंकी, जब भी आप आएंगे मुस्कुराता चेहरा आपका स्वागत करेगा पॉजिटिव हेल्थ जोन पे। और हमारे साथ में होम्योपैथी चिकित्सक हैं डॉक्टर स्मृति सिंह। जो भी यहाँ पे डिवाइसेस हैं उनका स्कैन और उनको समझाने का काम आप करते हैं। तो हम सब अब चल रहे हैं आगे की यात्रा के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हमारा दिन भर का एक यात्रा विवरण भी होगा, प्लानिंग भी होगी। और ये हमारे साथ में आइए तो प्रसिद्ध एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर भी हैं कपिल अग्रवाल जी, हमारे बड़े भैया। जय श्री राम। और इनके सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अंतिम में जिनके द्वारा यह प्रोग्राम प्लान किया गया है और जिनके अंतिम चल रहे हैं, फाउंडर ऑफ पॉजिटिव हेल्थ जोन एंड डायरेक्टर श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के साथ। नमस्कार तो पांडे जी। नमस्कार अनिल जी, हम आज लेके जा रहे हैं हम सबको एक अद्भुत यात्रा, जहाँ पर न केवल हम आध्यात्मिक रूप से जुड़ेंगे बल्कि अपनी विजन की प्लानिंग भी कराएंगे। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटजिक शीट प्लानिंग। गोल सेटिंग और गोल गेटिंग के अंदर में ये एक बीच का पार्ट होता है, जहाँ पर गोल सेटिंग आपने बनाई, लेकिन अपना खुद का पर्सनल विज़न कंपनी के विजन के साथ अलाइन करना और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपके पॉइंट्स क्या होने चाहिए, अगले 5 साल की स्ट्रेटजी, 10 साल की स्ट्रेटजी, ये आप पूरा पेपर पे राइट डाउन करेंगे, अपने माइंड के अंदर मैप बनाएंगे और फिर कल से नई एनर्जी के साथ चार्ज होकर उसको मैनिफेस्ट करने में लग जाएंगे। तो दोस्तों, एक न केवल यह आध्यात्मिक यात्रा है बल्कि यह हमारी स्ट्रेटजी प्लानिंग की भी होगी। आशा है आज की यात्रा हम सबके लिए एक तरह से बॉडी माइंड डिटॉक्स बन जाए। तो चलिए हम चलते हैं बाहर की ओर। बाहर की ओर नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं अंदर की ओर। और इस यात्रा में हम आपका भी स्वागत करते रहे। अब बने रहिएगा मेरे साथ। जय जय शिव शंकर, जय माँ कौशल्या, जय श्री राम।
ये मंदिर सबसे पहले जब 1966 में ना हाँ अकाल पड़ा था, हाँ अकाल पड़ा था हाँ। तो यहाँ के जो माल गुजार लोग हैं, जो दाऊ लोग हैं, उन लोगों मजदूर को जिलाने के लिए इस तालाब का निर्माण किया था। अच्छा तो छोटा सा तो तालाब का निर्माण किया, थोड़ा बड़ा किया, और मजदूर को देने के बाद जो पैसा बच गया था ना, जी वो पैसे से फिर इस मंदिर का निर्माण किया। तो अधूरा था वो, कुछ बना अधूरा था, उसके बाद नहीं बना पाया, अचानक पानी गिर गया तो पूरा खत्म हो गया। उसके बाद एक सिख दाऊ है चंद्राकर, वो नेपाल में रहते थे, उन्होंने यहाँ आया और उन्होंने योजना बनाई कि हमारे पूर्वज लोग जो मंदिर अधूरा छोड़ करके बना करके चले गए हैं, तो उसको हम लोग पूरा फिर से बनाएंगे करके तो बोले, और गांव वालों को सबको एकत्रित करके चंदा ले करके धीरे धीरे 2000 में फिर शुरू हुआ ये। 2000 हाँ, सन 2000 में फिर शुरू हुआ स्टार्टिंग। उसके बाद 2008 तक के बन करके तैयार हुआ। अच्छा अच्छा तो 2008 में इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ इस मंदिर का। 2008 में इसका मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। और शुरुआत कब का था बोले आपने माल गुजार जब? माँ वो 1966 का। 1966 में हाँ पहली बार इसकी आधारशिला रखी गई है। हाँ, मतलब बन गया अधूरा है पूरा, जो घोड़ा है जो चलने का जगह है और अंदर है वो पूरा बन गया था। जी हाँ, तो उसके बाद अधूरा हो गया वो, अचानक एकदम पानी गिरे तो जितना भी मटेरियल है वो खत्म हो गया है। तो फिर रुका था, कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो हमारे जो सिख गाँव है हाँ। उन्होंने फिर इसको गांव वालों को फिर इकट्ठा करके बनाए करके तो सब सलाह लिया, मीटिंग और फिर चंदा बना करके इसको। हाँ हाँ हाँ। ये सब जो टेंट अभी ए बाबू हो, अरे मतलब जगह दे दो, जगह दे दे, मतलब बैठे मतलब बाहर के मतलब बैठे पर जगह दे दो, खाली कर दो। ये किस बना है, इसमें क्या करवाते हैं? ये जैसे आ गए पानी गिर गया तो रुकने के लिए, बैठने के लिए, हाँ, जैसे हाँ, बाहर के जी। दर्शनार्थी है और कोई भी कार्यक्रम होना होता है ना, तो यहीं होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम। और ये जैसे बाहर वाले आ गए, पानी गिर रहा है, सब बैठने के लिए रुकने के लिए अभी है, जैसे पानी गिर गया उसी के लिए है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच है यहाँ। ठीक है, बढ़िया। तो खटेरा का मंदिर शिव, जैसा कि बताया गया कि 1960 में इसकी नींव रखी गई थी और 2008 में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। बड़ा ही एक मनोरम दृश्य है। और आप देखेंगे कि तीनों तरफ तालाब में पानी भरा हुआ, बहुत शानदार लगता है। और बीच में कि ये रास्ता जाने का है, कहा जाए तो शिव जी की जो प्रतिमा है वो तालाब के बीचों बीच की गई है। और मैं अगर आपको एक लोकेशन दिखाऊं, डॉक्टर दर्शन कर लिया आपने? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जब करके आइए आप जी। तो ये देखें तो कमल के पंखुड़ियों के बीच, कमल के फूल के बीच में शिव जी को बिराजा गया है। कपिल दाऊ जी हमारे साथ हैं। दाऊ जी, कैसा आपको लग रहा है? बहुत ही अच्छी और सात्विक अनुभूति हो रही है यहाँ पे। जी। ये मंदिर के निर्माण पे जो ग्रामीण ने बताया हाँ कि जब इस पर भीषण अकाल पड़ा था, हाँ और भीषण अकाल पे यहाँ के ग्रामीणों को जिंदा रखने का जब संघर्ष चल रहा था, तो यहाँ के जो ग्रामीणवासी जो दाऊ लोग हैं, उन्होंने कल्पना किया कि इस पे यहाँ पर एक पहले तालाब खुदवाया जाए। जी। तो जनता को जिंदा रखने के लिए यहाँ के मालगुजारों ने तालाब खुदवाने के लिए उनको पारिश्रमिक दे करके कर्म को जागृत करते हुए तालाब की रचना बहुमुखी उद्देश्य से किया। सिर्फ लोगों को कृषि के लिए पानी भी मिले, लोगों को रोजगार भी मिल जाए, उनका जीविका भी चल जाए। और उसके बाद जब उन लोगों ने इतना सुंदर तालाब का निर्माण हो गया, तो तालाब के बीचों बीच उन्होंने एक शिव भगवान के एक सुंदर प्रतिमा को व्यवस्थित किया और इसको जन आपूर्ति के साथ एक आस्था का केंद्र भी बना दिया। तो आस्था के केंद्र बनने से ये एक प्रेरणादायक स्रोत बन गया, समाज को उदाहरण बन गया कि इस तरीके से जन कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए एक सूझ पैदा कर दिया कि लोग जनता को कर्म भी दे सकते हैं, रोजगार भी दे सकते हैं, और रोजगार सृजन के साथ साथ आस्था का निर्माण भी कर सकते हैं, और इसकी जीवंतता और निरंतरता बनी रहे। इसलिए ये आस्था का केंद्र एक रोजगार सृजन के साथ साथ आत्मिक उन्नति का एक केंद्र बन गया है, ऐसा यहाँ से प्रतीत होता है। ये बहुत ही सुंदर प्रयास ग्रामीणों के द्वारा ग्रामीणों के लिए, ग्रामीणों का एक प्रयास बहुत ही स्तुतनीय है, अनुकरणीय है। अपन चर्चा भी कर रहे थे बीच में कि अब आने वाला जो समय है, हम लोग को अगर अपनी सनातन संस्कृति को रखना होगा
तो ऐसे ही कुछ लोगों को आगे आना होगा जो मंदिर के जीर्णोद्धार का काम करें सामाजिक दायित्वों को लेकर के। तो कुछ जो वरिष्ठ लोग हैं यहाँ के, जो पैसे वाले हैं, जो व्यवसायी हैं, वो आगे आए और मंदिर को जीर्णोद्धार करें। इसी प्रकार तो ये कॉन्सेप्ट हमारा पहले भी चल रहा था, जिसे हमें वापस शुरुआत करने की शायद आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर चर्चा करूंगा भैया इस पे आपसे बहुत। लेकिन तब तक मैं एक और चीज़ आपको देखूं जो मैं देख रहा था और चर्चा किया था। और इस वीडियो के शुरुआत में जो हमने आपसे कहा था कि आज सावन सोमवार है जी, और एकादशी भी है। बहुत सुंदर। और देखिए शुरुआत के दर्शन किसके हो रहे हैं? शिव शंकर भगवान के हो रहे हैं। अभी आप अगर यहाँ चले तो देखिए हमारे विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, हमारे विष्णु भगवान जी यहाँ पे है, ऊपर में शंकर जी बैठे हुए हैं। मैं आते वक्त भैया जब हुआ और ये दिखा रहा था तो मैं देखा ये कमल की पंखुड़ियाँ निर्मित दिखाई दी जी, है ना। तो मैं सोचा कि शिव मंदिर हम जा रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर अनिल ने कहा था। और ये पंखुड़ी, ये 108 पंखुड़ियाँ हैं। हाँ 108 पंखुड़ियाँ भी गिन लिए। वाह। तो मैं ये देख रहा हूँ कमल की पंखुड़ी में शिव जी के होंगे, जहाँ कमल होगा वहाँ पे विष्णु और लक्ष्मी होंगी। तो सबसे पहला हमको दर्शन यहाँ पे दिखाई दिया। और एकादशी का दिन हमारे पास अच्छा है, परिक्रमा करते हुए चलता हूँ और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यहाँ पे विराजमान है। और एक और अच्छी चीज़ देखिए भैया, उस समय की जो हम कला को देखें, साइज को देखें, ये पानी तालाब से आ रहा है। तालाब के बीचों बीच इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे भगवान क्षीर सागर पे विश्राम कर रहे हैं। क्षीर सागर पे विश्राम है, समुद्र में बिल्कुल बैठे, वही जल और भगवान विष्णु लक्ष्मी, नाभि कमल से कमल निकला हुआ है, नाभि से कमल, और ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। एक अद्भुत परिकल्पना उस समय की, जिस टाइप को देखें। और ये जो कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं मित्रों, अगर इसको गिना जाए तो वे पूरी 108 पंखुड़ियाँ हैं। 108 पंखुड़ियाँ उस हैं। समय की ग्रामीणों की परिकल्पनाशीलता, ये इसका उदाहरण है कि ग्रामीण कारीगर भी मिल करके इस तरीके की सुंदर कल्पना कर सकते हैं जी, और इस तरीके के मंदिर का निर्माण वो कर सकते हैं और जन आस्था का केंद्र के रूप में अपने श्रम को, कार्य को नियोजित कर सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है भैया। बिल्कुल। हम आपका भी यहाँ पे दर्शन यहाँ पे महादेव जी की कराते हैं। ये मंदिर में कहा जाता है भैया कि शिव भगवान की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, हाँ। अधूरी आधी परिक्रमा की जाती है। इसलिए अब शायद पुजारी लोगों ने ऐसा व्यवस्था किया है कि लोग आते हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं और पूजा करके आधी परिक्रमा करके वापस इसी रास्ते से लौट करके वो बाहर जा रहे हैं। जलेबी को क्रॉस नहीं किया जाता है। जी, शिव जी को क्रॉस नहीं किया जाता, ऐसा मान्यता है, ग्रामीण मान्यता है। बिल्कुल। मेरे साथ में इस मंदिर के अब पुजारी जी हैं। क्या शुभ नाम है आपका पुजारी जी? पंडित महावीर तिवारी। पंडित महावीर तिवारी जी हैं। कब से है तिवारी जी आप इस मंदिर में? 12-13 साल। 12-13 साल हो गए। इसके पहले, आपके पहले कोई और? मेरे पहले और आपके पहले आप ही के परिवार से थे या दूसरे लोग वो आप करते थे? इस मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत हमें भी जानकारी दें ताकि हम इस मंदिर को गांव वाले बनाए। हाँ। गांव वाले ने पूरे परिवार वाले ने मिलकर अपना योगदान दिए। अपना योगदान, तब गांव के आपसी योगदान और सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ उड़ीसा से भी आते हैं, आपके बिलासपुर, हाँ। राजनांदगांव, डूंगरगढ़ से भी आते वहाँ हैं, तक जाते हैं। धमतरी और आपकी बस्तर से भी आते हैं, कांकेर, जी, आसपास के पूरे सभी जगह से आते हैं। तो देखो अलौकिक जगह है। और एक कहा जाता है कि लोग बोलते हैं कि सरकार ये नहीं करती, लेकिन इस गांव में आकर के ये चीज़ लगा कि बिना आप सरकार के मोहताज नहीं। आप खुद एक सरकार हैं। बस अगर इच्छा शक्ति हो आपके पास में तो आप कोई भी निर्माण कर सकते हैं। और अगर संकल्प है आप में तो वह आज नहीं तो सदियों बाद वह संकल्प जरूर पूरा होता है। तो जैसा कि उस चंद्राकर जी ने बताया कि किसी एक व्यक्ति ने यहाँ के लिए मालगुजार साहब ने चालू किया था 1960 में, और वो था जनहिताय का, क्योंकि हमारे जो गांव के लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, वो भूखे ना रहे। और 1 बजे की बात ये भी थी, मालगुजार तो पैसा देना चाह रहे थे, मगर जनता कितनी स्वाभिमानी थी कि वो चाहती कि मैं श्रमदान करूं तब मैं लूँगा, तब लूँगा। मेरे को ये विचार लगा। बहुत ही सुंदर आपने पांडे जी, बहुत ही अच्छी चीज़ को आपने लक्षित किया कि देने वाला भी तैयार है, लेने वाला चाहता है कि मैं कुछ कर्म पहले कर लूं, फिर उसको मैं मैं यूं नहीं लूँगा, ऐसा मैं नहीं लूँगा। ये मुझे स्वाभिमानी, मुफ्त ये मुफ्त छत्तीसगढ़ के लोगों की
ये इतनी उस समय की सोच है। कि हम मुफ्त में नहीं लेंगे। बहुत सुंदर। इसलिए शायद उस मालगुजार को ये तालाब का निर्माण करवाना पड़ा कि आप श्रमदान करिए और अर्थ ले जाइए, बहुत सुंदर। और उससे ये समाज का पूरा कल्याण हो गया। तो इस मंदिर से मुझे एक आज जो शिक्षा मिली वो ये मिली है कि अनावश्यक ही लोग रोते रहते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही है। प्रश्न तो ये उठता है कि आप क्या कर रहे हो। ये शिक्षा यहाँ पे थी। और बहुत ऐसे कम मंदिर मिलते हैं कि जहाँ पे शैव और वैश्य, तो ये जो समझ में आ रही है कि शैव और वैश्य परंपरा का एक निर्माण था। मुझे इसको ये भी लगता है कि जल्दी जो भी मालगुजार होते हैं वो वैश्य संप्रदाय को मानने वाले होते हैं, और ग्रामीण जो है छत्तीसगढ़ जो परिवेश रहा है ये शैव संप्रदाय को मानने वाला रहता है, क्योंकि जो भी यहाँ व्यक्ति रहे होंगे वो किसी न किसी हिसाब से शिव पूजन में, बुढ़ादेव पूजन पे रहे होंगे। तो यहाँ पे दोनों मूर्तियों को प्रतिस्थापित किया गया बहुत ताकि गांव में एक सामंजस्य बना रहे, ना कोई शैव ना कोई वैश्य, एक मंदिर एक छत। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको यहाँ तक का जो हमारी चर्चा हुई और जो हमने आपको दिखाया लोकेशन जरूर पसंद आया होगा। कमेंट्स पे लिखिएगा। अभी हमारा पहला पड़ाव था, जलाभिषेक किया हमने यहाँ पे अपनी टीम के साथ में, और ये पूरी टीम है एकदम आनंदित है, इनको मजा आ रहा है यहाँ पे। और तो ये पूरी टीम एकदम अलग ही माहौल पे आज है। और चंद्राकर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों छटेरा गांव में शिव का अभिषेक करने के पश्चात और भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद एक अद्भुत मंदिर था छटेरा गांव का। अब हम निकल चले हैं और आरंग की ओर जा रहे हैं, और इसी बीच में जोरदार सावन की बारिश यहाँ पे मिली। अगर आप देखें तो गाड़ी के स्क्रीन के सामने एकदम धुंध सी हो चुकी है, काफ़ी तेज़ बारिश है। और चलिए सावन की बारिश का भी आनंद ले रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव जो होना है वो मंदिर हसौद से जो चंदखुरी जाने का मार्ग है, हम वहाँ जाने के निकले हैं, लेकिन लगता है कि गाड़ी थोड़ी सी धीमे ही चलानी पड़ेगी, काफ़ी तेज़ बारिश है। तो बस इंतजार करें और हम बारिश का लुत्फ़ लेते हैं और आप हमारे वीडियो का लुत्फ़ लीजिए। तो दोस्तों अब ये हम मंदिर हसौद से चंदखुरी मार्ग पे आए हैं, और कुछ दूर चलने के बाद में राइट टर्न था। ये रास्ता हमें ले जा रहा है डिवाइन अर्थ की ओर। तो मित्रों ये है डिवाइन अर्थ, ये मंदिर हसौद से जब हम माता कौशल्या के मंदिर की ओर जाते हैं तो ये हमारे मित्र सुजन अग्रवाल जी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और अभी जब हम अंदर चलेंगे तो आपको दिखेगा कि एक बड़ा सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल बना रखा है सुजन जी ने। सफ़ेद गुलाब है, नहीं क्या का फूल है ये? गुलाब फूल है, गुलाब है, सफ़ेद गुलाब है ना, ये सुंदर लग रहा है। और ये ना नार वाला है पांडे सर, ये पतल चट्टा नार वाला है। ये पत्थर चट्टा है, ये जितना चढ़ गया ना मतलब ये ऊपर झाड़ी टाइप का जाता है ये। हाँ ऐसे वो हाँ, लगता है, मतलब इसीलिए लेकिन ये फैला हुआ है। अभी छोटा है। ये आ गए हमारे सृजन अग्रवाल जी आ गए हैं। नमस्कार सृजन भाई, नमस्कार। बढ़िया। ये तो थोड़ी देर में हम सृजन जी के साथ में बात करेंगे और यहाँ के बारे में बतलाएंगे। जैसे खासियत है यहाँ पे हर चीज़ मिट्टी के आइटम पे मिलेगा। अगर हम यहाँ पानी पिएंगे मिट्टी का बर्तन है, चाय पिएंगे तो मिट्टी का है, तो मिट्टी की खुशबू। और जो सृजन जी ने यहाँ बनाया हुआ एक चीज़ देखें कि ये लुक देता है। नीचे अगर आप फर्श की ओर जाएँ तो सीमेंटेड नहीं है, कहीं भी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। ये मिट्टी यहाँ की जो लोकल है, गोबर के आइटम उनको मिला करके तैयार किया गया है। बस इतना है कि ऊपर में खपड़ेल की जगह पे टिन का शेड दिया गया है। डिवाइन किचन सामने है। और सृजन जी से जब बात करेंगे तो सृजन जी हमको यहाँ के बारे में और बताएंगे। तो दोस्तों ये है डिवाइन किचन। इस समय बरसात का मौसम है, तो बरसात के समय में थोड़े से कस्टमर कम होते हैं चीज़ों के, पर हमने यहाँ पे पहले से बोल के रखा हुआ था। तो आज हमारे लिए यहाँ पे कुछ विशेष आइटम रखा गया है। और मिलेट्स का खिचड़ी हमें पुष्पेंद्र जी, तो पूरे आइटम जल्दी आप यहाँ पे मिलेट्स की बनाते हैं? जी सर, ये हमारे हेड कुक है, यही सब बनाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संत कुमार यादव। संत कुमार यादव जी। मिलेट्स में क्या क्या आइटम बनाते थे वहाँ पर जो कि टेस्टी रहता हो? सर मिलेट्स के सभी आइटम
बना सकते हैं और सभी चीज़ टेस्टी बनता है। क्योंकि अभी आप खिचड़ी तो हमें खिलाओगे तब तो टेस्ट हो ही जाएगा। नहीं खीर तो जैसे हम लोग फक्सल में का ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा मीठापन होता है। तो और बाकी पौधों से भी बनाते हैं, लिट्टी से भी बनाते हैं, बनियान ब्राउन सभी वजह से सभी चीज़ों का है। और एक चीज़ की यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि जो चीज़ें उपयोग की जा रही हैं वो पूरी मिट्टी के बर्तन। खाना किसमें बनाते हो आप? सर हाँ हाँ, या तो एक मिट्टी के बर्तन से उपयोग करते हैं या तो फिर पीतल की जो पीतल का जो बर्तन होता है पीतल का वो बर्तन और मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता है। और ये आपका बाकी बनाने का क्या बोल, तंदूर बोले या चूल्हा बोले इसको? चूल्हा बोलते हैं, हैं? चूल्हा बोलते हैं, ये सिगड़ी भी बोलते सीढ़ी है ये यहाँ की, और इस पे पूरे भोजन तैयार होते हैं। और पीने का पानी भी जो है वो पीतल के बर्तन का मिलता है। तो दोस्तों क्या मिलेट्स की खिचड़ी, ये किसकी, कोदो की है? हैं। ये सब फॉक्सटेल फॉक्सटेल है। तो फॉक्सटेल की खिचड़ी का आनंद लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास में फॉक्सटेल की खिचड़ी आई। वाह, घी डालो ना, बिल्कुल घी डालो यार। ये प्योर देसी घी यहाँ पे लिया गया है और इसकी भी खासियत है। सृजन जी बतला रहे थे घी के बारे में। ये देसी गाय का बिलोना करके घी बनाते हैं हम लोग। हमने जैसे देसी गौ माता की और साहिवाल 2 नस्ल की पाल रखी है। उनका दूध जो आता है उसको पहले दही जमाया जाता है और फिर मिट्टी के बर्तन में उसको भिगोते हैं। भिगो के उससे सफ़ेद मक्खन निकलता है, फिर उसको धीमी आंच में पकाओ तो अब ये घी प्राप्त होता है। तो इस प्रोसेस में 30 लीटर दूध लग जाता है 1 किलो घी बनाने के पीछे। 1 किलो घी बनाने के लिए 30 लीटर दूध। क्योंकि गाय देसी गाय के देसी गाय का दूध दूध में फैट कम होता हाँ। है 3.5% 4% के आसपास। उस हिसाब से, और क्योंकि फर्मेंटेड से बना है तो उसको डाइजेस्ट करना वैसे बहुत ईजी रहता है। जनरली कमर्शियल जो घी बनता है वो क्रीम से बनता है, ये कर्ड से बनता है, ट्रेडिशनली जैसे बनता है, इसलिए इसकी औषधीय गुण भी ज़्यादा है। इसलिए है और इसलिए पाचक अच्छा होता है। जैसे हाँ। इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ते हैं एसेट का डेफिनेशन, जी। जैसे आयुर्वेद में भी घी का भी डेफिनेशन दिया है। घी का डेफिनेशन है केवल देसी गाय के दूध से बना हुआ, वो भी बिलोना करके वो घी होता है। तो वो और डेफिनेशन को जो सेटिस्फाई करता है वैसे घी है। चलिए, तो अभी हम ये फॉक्सटेल की खिचड़ी देसी घी के साथ में टेस्ट कर रहे हैं और इसके बाद इसकी पूरी प्रोसेस को भी समझेंगे और आपको भी दिखाएंगे दोस्तों। थोड़ा लाइट बनाया, मसाला ज़्यादा नहीं डाला है। बढ़िया। और पोहा भी है, खट्टा हुआ शानदार। रखा है चीज़ें हमें बनवाना। में खिचड़ी में जो घी डाली गई है इसके लिए स्वयं का इनके पास डेयरी फार्म है और इस डेयरी फार्म में ऑर्गेनिक चारा खिला करके गऊओं से ऑर्गेनिक दूध बनाते हैं और ऑर्गेनिक दूध से देसी पद्धति से ये बिलौने पद्धति से ये घी का निर्माण कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि इसमें घी की खुशबू और खिचड़ी का स्वाद दोनों में एक सांस्कृतिक जुड़ाव भी दिखाई दे रही है। सृजन जी के साथ में आ चुके हैं। उनका ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सृजन अग्रवाल जी हैं और सृजन जी वैसे पेशे से सीए है, लेकिन इस ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स है उसके प्रोडक्शन पे आ चुके हैं। तो सृजन जी हमें बताएंगे अब ये आ रहे हैं कैसे कैसे तैयार होता है। सबसे पहले हम लोग अभी गुरारीनट के वुड फ्रेश या कच्ची घानी ऑयल के यूनिट में आए हुए हैं। तो कच्ची घानी का मतलब होता है कि लकड़ी की घानी। आप कैमरा को इधर लाएंगे। जो कमर्शियल रिफाइंड ऑयल होता है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से बनता है। मतलब उसमें ऑयल सीड्स में ऊपर से केमिकल छोड़ा जाता है, पेट्रोलियम जैसा केमिकल, वो अपने साथ सीड से तेल के साथ रिएक्ट करता है और निकल जाता है। फिर उसको गर्म करते हैं, रिफाइन करते हैं, तब जाके वो ऑयल बनता है। तो उससे क्या होता है, ऑयल की नैसर्गिक वैल्यू पूरी खत्म हो जाती है क्योंकि उसको इतना गर्म करना पड़ता है, एक पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल से रिएक्शन हुआ रहता है। तो वो मेथड की जगह हम लोग ऐसे तेल निकालते हैं जैसे पुराने जमाने में निकालते थे। तो पुराने जमाने में क्या होता था, एक कोल्हू होता था, कोल्हू लगाते थे और एक बैल होता था जो निकालता था। वही प्रोसेस को हमने मैकेनाइज कर दिया। तो ये कोल्हू है और ये कोल्हू का बेलन लकड़ी का है। हाँ, आप इसमें पैन करो ना अंदर, दिखाना नीचे। तो ये बेलन लकड़ी का हो गया और पाटा भी लकड़ी का है। तो इसमें 12 के आरपीएम पे धीरे धीरे ऑयल सीट चल रही है। ये लगभग स्पीड वही है हाँ। जो कोल्हू चलता है, उससे थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी पड़ती है। ज्यादा है। हाँ, थोड़ी सी। कोल्हू 1 से 2 आरपीएम पे चलता है और ये करीब 10 के आरपीएम पे चलता है। अच्छा। हाँ, तो कोल्हू वाला कमर्शियली पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो एक एनिमल क्रुएल्टी भी है और वॉल्यूम उतना कभी नहीं आ पाता, कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो बीच का रास्ता यही है। तो अब इसमें आप छू के देख सकते हैं, तापमान बिल्कुल नहीं के बराबर बढ़ रहा है तेल। और वहीं कमर्शियल एक्सट्रैक्शन में वो बहुत
तापमान बढ़ जाता गर्म हो है, जाता है। टेम्परेचर कितना तक जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो ओमेगा 3 वगैरह 70 डिग्री सेल्सियस तक इंटैक्ट रहता है। अच्छा, तो 40 डिग्री सेल्सियस में ऑयल के मतलब फैट कंपोनेंट को कोई डैमेज नहीं होगा। अब ये धीरे धीरे तेल निथर भी जा रहा है साथ साथ, तो तेल वहां रुक नहीं रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसमें 2 मेथड की मशीन आती है, एक रोटरी और एक ड्रम। ये रोटरी है, तो रोटरी में तेल संग संग निथर जा रहा है, और ड्रम में क्या होता ड्रम में वो पड़े रहते हैं, तो पड़े पड़े हीट एब्जॉर्ब होते हैं, फिर एक साथ निकालते हैं उसको। तो उससे बेटर ये मेथड है, कंटिन्यू निकलती है। ये नई टेक्नोलॉजी है, पहले ड्रम में आता था। है? देखिए ये जो है ये लगभग ड्राइनेस में आ गया, मतलब ये खली बन गया। हाँ, ये खाली तो एक खाली बन ये गाय का तेल निकल रहा है। अभी मूंगफली चल रही है। ये अभी डाला है, ये खली नहीं बने, पहले अभी डाला। हाँ, तो उसका कलर अलग हो चुका है। इसमें अलग अलग वो है आपके। चारों मशीन एक ही है। हाँ। अब जैसे ग्राउंडनेट चल रही है तो चारों में ग्राउंडनेट चलेगी, फिर कल परसों हम मस्टर्ड चलाएंगे तो चारों में मस्टर्ड चलेगी। अच्छा, तो जैसे एक में 20 किलो प्रति घंटा प्रेस होता है, तो चारों मिला लो तो 80 किलो प्रति घंटा। तो दिन भर में हम लोग का टारगेट रहता है 800 से 1000 किलो प्रेस कर ले। 8-10 घंटे की शिफ्ट रहती है, तो उसमें 1000 किलो प्रेस हो जाता है। ये फर्स्ट मेथड हो गया, इसको वुड प्रेस बोलते हैं। दूसरा मेथड है ये मेटल प्रेस। हाँ, लोगों में एक मिथ है ना कि कच्ची घानी का तेल मतलब सरसों का तेल। कच्ची घानी एक प्रोसेस है, तेल का नाम नहीं है। ये कच्ची घानी हो गई। अब इसमें मैं मूंगफली भी निकालूंगा, तिल भी निकालूंगा, सरसों भी निकालूंगा, अलसी भी निकालूंगा। राइस ब्रान और सोयाबीन 2 तेल में नेचुरली नहीं निकाल सकता, वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से ही निकलते हैं। तो वो कच्ची घानी में नहीं आता। नहीं बन सकते क्योंकि वो तिलहन नहीं है। राइस ब्रांड और राइस ब्रान और सोयाबीन इसमें नहीं ठीक प्रेस है। होता हो। अब दूसरा मेथड हो गया मेटल प्रेस, ये वाला है। कोल्ड प्रेस भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें ऊपर से यहाँ से तिलहन आएगा, यहाँ पे प्रेस होगा। ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है, 9 वोल्ट 12 वोल्ट एक्सपेलर। तो क्योंकि ये मेटल का है तो थोड़ी सी फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगी, तो ऑयल की थोड़ी गुणवत्ता कम हो जाएगी। स्टिल रिफाइंड से तो 100 गुना बेटर रहेगा। तो इसमें हम लोग केवल 3 तेल करते हैं, मूंगफली, सरसों और सनफ्लावर, जिसका स्मोकिंग पॉइंट 232 डिग्री 250 डिग्री सेल्सियस तक है। तो अगर इसमें 70 डिग्री टेम्परेचर जा भी रहा है तो ऑयल को कोई नुकसान नहीं होगा। और कुछ तेल जैसे अलसी का तेल हो गया, वो खा रहे हैं हम ओमेगा 3 के लिए। ओमेगा 3 70 डिग्री पे भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो केवल लकड़ी में ही करते हैं। तिल का, अलसी का, नारियल का, बादाम का, वो केवल लकड़ी में। जैसे अगर अपने को अलसी लेना है, अलसी में भी ओमेगा 3 होता है। हाँ। तो उसको भी जनरली उसी में बनाते हैं। वो उसी में बनाते हैं। केवल मूंगफली, सनफ्लावर और सरसों में ऑप्शन है, चाहे वुड प्रेस ले लो चाहे कोल्ड प्रेस ले लो। ले लो। तो अगर बजट अलाउ करता है तो वुड प्रेस ही लेना है, नहीं करता तो मिनिमम कोल्ड प्रेस। जैसे ये मेरा इंस्टीट्यूशनल सेल में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छे कॉलेजेस, स्कूल जो बच्चों को प्योर ऑयल खिलाना चाहते हैं वो हमारा कोल्ड प्रेस का ऑयल अपना रहे हैं। रेट में डिफरेंस आता है। रेट में चलिए 30 से 40 रुपए का बल्क में डिफरेंस होता है, और कंज्यूमर रेट में 50 से 60 रुपए का डिफरेंस होता है, क्योंकि उसकी यील्ड बहुत कम है, इसकी यील्ड थोड़ी ज्यादा है। तो ये दिन भर में जैसे 2400 किलो प्रेस कर लेगा ये, और वो दिन भर में 1000 किलो प्रेस कर पाए। प्लस इसमें ऑयल भी ज्यादा निकलेगा, उसमें ऑयल भी कम निकलेगा। इसका खली का क्या उपयोग करते हैं? इसकी खली पूरी की पूरी पशु आहार में बिक जाती है, जो हमारी खुद की गाय भी है। इसके अलावा जितनी A2 डेयरीज है जो अच्छी क्वालिटी का दूध बना रही है, हम उनको बेच देते हैं। मतलब पशु आहार में वो काम पूरी आ गया। खली है, वो पूरी इकट्ठा होके। आइए। तो उसके बाद ये केमिकल की जगह कपड़े से फिल्टर होता है, जैसे वो फिल्टर लगा हुआ है, वहां से ऑयल निकल करके आया, वहां से ऑयल, दोनों ऑयल ऑयल निकल करके ये पाइप के थ्रू आ गया। वो पाइप लगा हुआ है ना वहां से, हाँ। मशीन के नीचे जो चेम्बर है वहाँ ऑयल कलेक्ट ये होता है। आपका जो आपने बोला हॉट प्रेस वाला जो बोला आपने, हाँ। मशीन वाला, उसका हाँ। पाइप है ये। हाँ, ये आ गया। ये कपड़े में क्या होता है, ऑयल का जो क्रीमी पार्ट है वो चिपक जाता है और प्योर ऑयल निथर जाता है। तो ऐसे ये प्योर फिल्टर ऑयल हो गया। ये क्या है, क्या ये मूंगफली का, मतलब वहाँ से जो ऑयल है उसको यहाँ ला करके नहीं फिल्टर कर। वो वाला अलग है, उसको फिल्टर नहीं करते, अच्छा, उसको फिल्टर उसको छोड़ देते हैं, 48 घंटा छोड़ देते हैं, तो गाद नीचे बैठ जाती है। हाँ, कोल्ड प्रेस के लिए आपको ये फिल्टर फिल्टर लगाना पड़ता है, और वुड प्रेस को सेटल करना पड़ता है। मतलब ड्रमों में आप 48 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो गाद नीचे बैठ जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर उसकी फिलिंग अंदर होती है। अब जैसे हम लोग तेल को कोल्ड प्रेस किए, उसी तरह से आटा भी एक तरह से कोल्ड प्रेस, यानी पुराने जमाने में जैसे हाथ की चक्की से, जाते की चक्की से आटा पिसता था, तो वही चक्की हमने नेचुरल स्टोन की बनवाई है। इसमें नीचे वाला पत्थर स्टेशनरी रहता है, मतलब स्थिर रहेगा,
ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जैसे चक्की चलाते हैं हम लोग, और आरपीएम हमने 70 के आसपास रखा है। तो कोई आदमी बिना चक्की चलाएगा, बिना थके, तो 70 का आरपीएम चला पाता। जो घर में पहले वो पत्थर की चक्की हाथ से ना चला करके पोकर चला रहा है। हाँ, अभी चला के दिखा। नेचुरल स्टोन है। नेचुरल स्टोन जो गांव में पहले यूज होता था, कमर्शियल चक्कियों में एमरी स्टोन होता है, वो नहीं है, ये नेचुरल स्टोन है। तो 1 घंटे में सिर्फ 30-35 किलो ही पीस पाता है, जबकि कमर्शियल चक्कियां 1 घंटे में 1 टन कर देती है। तो आप आटा जैसे पिसता हुआ देखेंगे तो ठंडा आएगा, छू के देख सकते हैं। इधर ले हाँ? 1 घंटे में 30-35 किलो डाल दो ना। आ गया ना, ये तो आ गया। तो ये 1 2 3 4 ऐसे 4 चक्की का यूनिट है। क्या क्या चीज को आटा कर रहे हैं आप? तो गेहूं कर रहे हैं, मिलेट्स का भी आटा कर रहे हैं। हाँ, गेहूं में भी हम लोग देसी नस्ल के जो गेहूं होते थे, जैसे खपली गेहूं, बंसी गेहूं, सोना मोती गेहूं। खपली गेहूं विश्व में सबसे कम ग्लूटेन वाला गेहूं है, मतलब अपने आप में वो प्रजाति है, हाइब्रिड नहीं है, जीएमओ नहीं है। तो वैसे देसी गेहूं कर रहे हैं। उसके अलावा फिर शरबती, फिर अपने पूरे मिलेट्स हैं, ज्वार बाजरा, जैसे ये सोना मोती गेहूं है, गोल गोल मोती जैसा गेहूं। ये सब लुप्त हो चुकी प्रजातियां। कौन सी गेहूं? सोना मोती गेहूं। 3-4 प्रकार का गेहूं हो गया, 8-9 प्रकार के मिलेट्स हो गए, ज्वार बाजरा रागी कोदो कुटकी कंगनी छोटी कंगनी बगर, फिर किनवा एक और ग्रेन है, और उसके अलावा फिर राजगीरा हो गया, और ऐसे करके मतलब 10-12 टाइप के आटा है। और 3 हम लोग मिक्स आटे बनाते हैं। एक डायबिटीज वाला आटा जिसमें जौ है, कोदो है, रागी है, मेथी के दाने हैं, करायत वगैरह है, वो डायबिटीज के लिए हो गया। एक बनाते हैं ग्लूटेन फ्री आटा जिसमें ज्वार बाजरा रागी और राजगीरा होता है, और एक मल्टीग्रेन जिसमें गेहूं के अलावा ज्वार बाजरा रागी। तो आप तीनों में से चूज कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअल भी। तो आप ऑर्डर दोगे तो फ्रेश बनेगा, पिसेगा, मिलेगा। बहुत लिमिटेड स्टॉक रहता है हमारे पास, जो डेली अपने 4 प्रकार के दिख रहे मशीनें जो अलग अलग। हाँ, ये छोटी है, 15 किलो पर आवर वाली है। अच्छा। वो 30-30 किलो पर आवर वाली है। तो चारों मिला लो तो करीब 100 किलो पर आवर हो जाता है। अब ये नेक्स्ट इधर चलते हैं मसाले। कुटाई मशीन है कुछ। हाँ, कुटाई। हाँ, हल्दी और ये सब जो मसाले हैं। हाँ, हाँ, जैसे आपने ठंडी नीति से तेल निकाल लिए, ठंडी नीति से आटा पीस लिए, अब ठंडी नीति से ही मसाला कुटेगा। पहले अपन ओखली में कूटते थे, वो ओखली का समझ लो मैकेनाइज वर्जन होगा। इसमें हल्दी मिर्ची धनिया डालो, धप 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 कुटेगी। 8 मूसल एक साथ चलते हैं। 30 किलो खड़ा मसाला 1 घंटे में कुट जाता है। तो इसमें हल्दी मिर्ची धनिया गरम मसाला चाय मसाला चाट मसाला ऐसे करके पूरे मसाले 3 मशीन मिला के कूटते हैं हम। फिर इसका जो कुटन वाला मामला है, तो फिर इसमें छन्ना होता है। मशीन ले ये वाइब्रेटिंग स्क्रीन है। यहाँ से छन हो जाएगा। हाँ, इसमें डालते हैं माल को तो ये वाइब्रेट करके उसको छान देता है। तो जो छना वाला माल है वो पैक हो जाता है, और जो मोटे पार्ट है रह गए वो अगले बैच में फिर यूज हो जाते हैं। तो इससे इस तरह से कोल्ड प्रेस ऑयल, कोल्ड प्रेस आटा, कोल्ड प्रेस मसाला, तीनों अपना कोल्ड प्रेस हो गया। केमिकल से प्रोसेस नहीं हुआ है, प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, और प्योर है, प्लस चौथा ठंडी नीति से बना है, तो उसके पूरे पोषण बचे। ये 4 प्रॉमिस हम लोग कर रहे हैं बस गौशाला में। जी, ये हमारी डिवाइन अर्थ की देसी गाय की गौशाला है। तो देसी गाय वो होती है जिसके पीठ पर हम्प होता है, और ऐसे हाँ पीठ पे ऐसा जो हम्प होता है उसको देसी गाय बोलते हैं। जैसे ये साहिवाल नस्ल की है। ये कौन सा नस्ल बताया? साहिवाल साहिवाल नस्ल। उसी तरह से गिर भी है, और करीब 30-32 प्रजाति होती है देसी में। गिर, साहिवाल, थारपारकर, लाल सिंधी ऐसे करके अलग अलग। तो इनका हम लोग दूध से दही जमा के घी बनाते हैं, और इनका जो गोबर गौमूत्र है वो खींच करके ऐसे यहाँ कुंड में जाता है। अभी जो हम लोगों ने घी खाया, हाँ, वो इन्हीं गौ माता का है। हाँ, अभी इस कुंड से इससे जो गैस जनरेट होगी, यहाँ पे डोम है, यहाँ पे गैस, ये पूरा जो गोबर और हाँ, गोमूत्र है, हाँ, वो सब यहाँ सब इकट्ठा होता है। इसको खींच के रापे से डालना पड़ता है। ठीक है। अब इससे जो गैस जनरेट हो रही है यहाँ से, वो डोम से निकल करके किचन में जा रही है, और जितना भी हमारा खाना पीना होता है फैक्ट्री का, और घी पकाने का काम जो करना है, वो सब इसी गैस से हो जाता है। फिर वो स्लरी जिसकी गैस निकल चुकी है, गोबर गौमूत्र का मिश्रण, वो स्लरी के रूप में बाहर आ रहा है। वो बहुत अच्छी खाद है एक तरह से। अच्छा, वो बाहर आके पूरी कलेक्ट हो रही है। हाँ, हाँ, क्योंकि उसका गैस निकल गया तो और बेटर वो डाइजेस्टेड है, मतलब खाद आ गई। अब इसको और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो उसके लिए सर ये प्लांट लगाया। आप आइए ना बाहर देखिए। इस खाद को
इस खाद में जैसे अगर मैं सरसों खली, नीम खली हाँ। मिला के इसको ब्लेंड कर लूं हाँ। तो ये बहुत अच्छी जैविक खाद बन जाएगी। अच्छा। तो उसके लिए हमने एक प्लांट लगा रखा है। तो जब हम लोग का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, जैसे नीम की खली, सरसों की खली भी बल्क में बनने लग गई, गोबर भी और गाय बढ़ गई तो गोबर भी और बल्क में आने लगा, तो उन सबको यहाँ पे ब्लेंड करके उस पे कल्चर जैसे छाछ वगैरह छिड़क के उसका बैक्टीरिया लेवल भी बढ़ा दे। उसके बाद हम उसको मिक्स करके यहाँ पे खाद बना देंगे। उसके लिए ये प्लांट रखा हुआ है। फ्यूचर के लिए हाँ। करेंगे जो ज्यादा ये 3 टन पर आवर का पूरा पैलेट मशीन भी लगी हुई है सर। तो ये हो गया आपका पल्वराइजर हो गया, ये स्क्रीनिंग मशीन हो गई, ये रिबन ब्लेंडर हो गया और वो पैलेटाइजर हो गया। खिचड़ी जो आप लोग खाए वो इस तरह से छोटा पैक भी है, बड़ा पैक भी है। वो जो आप रेडी मिक्स बोल रहे थे ये है ना, गर्म पानी में डालो, हाँ। तैयार। ठीक है। इधर से अपना वेबसाइट के ऑर्डर, ये से पूरे वेबसाइट के ऑर्डर आ रहे हैं, तो यहाँ से पूरा ऑर्डर डिलीवरी डिस्पैच हो जाता है और ये अच्छा। प्रोडक्ट सब सुपरमार्केट और अलग अलग जगह पे गाड़ी में लोड होकर चले गए। और ऊपर फिनिश गुड्स का वेयर हाउस है। ये हम लोग का जो दही को बिलोने का सेक्शन है। मतलब पुराने जमाने में जैसे दही जमाने के बाद उसमें पानी मिला के उसको बिलोते थे। बिलोने के बाद जब आपको मक्खन मिलता है, वो मक्खन को पकाने से घी बनता है और उसके साथ में जो मिलती है वो छाछ होती है, वो प्रॉपर छाछ है। हम लोग मैं कोशिश करूं तो ये मैं देखो ये मत करके अब मक्खन निकलेगा इससे, है ना? मक्खन खा सकते हो या घी? कृष्ण कन्हैया का मक्खन, कन्हैया जी का मक्खन है। मक्खन खाएंगे और मक्खन को गर्म करेंगे तो फिर ये इसको कहते हैं बिलोना, जो निकलेगा उसको बिलोना कहते हैं हमारे यहाँ ना। इस निकालने की प्रक्रिया को बिलोना कहते हैं, ये अच्छा, निकालने की प्रक्रिया को क्योंकि आप बिलो रहे हो ना आगे ये पीछे। बिलोना। हाँ और उससे जो घी निकलता है उसे बिलौना घी को। हाँ। चलिए ये मैकेनाइज्ड भी है हमने पास और मैनुअल भी है, अरे दोनों है। जैसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो धीरे 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 ऐसे ऐसे करती रहेगी मशीन। दोनों में क्या अंतर आएगा? कुछ खास अंतर नहीं, क्योंकि वो स्लो करा दिया मैंने। स्लो करा दिया हाँ। तो लगभग यही मिलेगा। उसमें रेजिस्टेंस डाल के, गियर डाल के स्लो कर दिया उसको। हाँ, जैसे चूल्हे में घी मक्खन डाल के ये पहले उसमें करते हैं, वो गोबर गैस का है। यदि वो कम पड़ता है तो ही चूल्हा जलाते हैं। जैसे कई हम लोग मिलेट का इडली डोसा वगैरह बनाते हैं, उसके लिए है ये। हाँ, पहला प्रायोरिटी वो रहता है, वो जब तक गोबर गैस यूटिलाइज हो रहा है तब तक पहले उसको करो, खर्चा क्यों करो। फिर उसके बाद या तो इसमें चूल्हे में करो या एलपीजी में करो। तो ये पूरा यूनिट देखने के बाद अब हम चल रहे हैं अपने विजन प्लान की ओर जाएंगे, जहाँ पे विजन हमें डिसाइड बनाना हुआ है आगे चल करके। तो यहाँ तक सृजन जी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सृजन जी का प्रोसेसिंग यूनिट हमने आपको दिखाया। अब हमारा अगला प्रोसेस चालू होता है कि हम अपने स्ट्रेटजी प्रोग्राम की ओर बैठेंगे, हम अपने विजन को तैयार करेंगे। इसके बाद फिर मिलेंगे आपके साथ में। एक होते हैं जो प्रेजेंट या पास्ट से जुड़े हुए होते हैं, वो कहते हैं कि सर जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, कुछ भी नया चेंज नहीं करना है, क्योंकि हर नया चेंज आपके एक प्रॉब्लम लेकर आएगा, आपके लिए कुछ दिक्कतें लेकर आएगा और आपसे मेहनत करवाएगा। और दूसरे एम्प्लॉइज होते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर, मैं हर चेंज के लिए तैयार हूँ, मैं फ्यूचर ओरिएंटेड हूँ, बताइए कंपनी कहाँ जा रही है और मेरा खुद का फ्यूचर कंपनी के फ्यूचर के साथ क्या होगा। तो दोस्तों ये यहाँ की स्पेशल चाय और यहीं का दूध है और यहीं का हम जो- दूध, यहीं के दूध से और जेगरी पाउडर से बना हुआ है, और हम जो चाय मसाला जो बनाते हैं खुद का, वही। एक अलग सा टेस्ट है। और ये कह रहे हैं कि इसमें चाय का मसाला डाला हुआ है और ये चाय का मसाला भी यही यूनिट में तैयार हाँ, यही हम तैयार जो होता बनाते है। हैं, वही। राइट। तो देसी गाय की दूध का चाय पीना एक अपना अलग ही अनुभव है। तो एक अच्छा प्लेस है और ख़ास करके जो रायपुर के आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर आकर के एक अगर प्योर ऑर्गेनिक और देसी आइटम का मज़ा लेना चाहते हैं, देसी गाय का दूध हो, कोई हाइब्रिड नहीं, कोई मिलावट नहीं, तो उनके लिए यह एक अच्छा प्लेस है। खास करके वो फैमिली जो कि सात्विक चीज़ों को पसंद करती है, उन्हें इस प्लेस को ज़रूर विजिट करना चाहिए। मैं डिवाइन अर्थ के सारे कॉन्टेक्ट नंबर और उनकी जो वेबसाइट है वो अभी डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ। आप लोग कांटेक्ट करके एक प्री बुकिंग आ सकते हैं, खास करके जैसे पारिवारिक
बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप बहुत मसालेदार खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये प्लेस अच्छा ही रहेगा। सृजन जी का ये प्रकल्प जो है अच्छा है, सोच में इनका संघर्ष दिखाई दे रहा है। ये इस काम को स्थापित करने के लिए कितना जूझ रहे हैं ये दिखाई दे रहा है, और इस जो काम ये कर रहे हैं इसकी सामाजिक स्वीकार्यता बने, इसके लिए भी ये पहल कर रहे हैं। इसके लिए भी इनको काफ़ी प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और ये प्रोत्साहन आपका पॉजिटिव हेल्थ जोन से इनको मिल रहा है। आपके इस तरीके से जैसे आप लोगों ने टीम को लेकर के आप यहाँ आए हैं और दिखाए हैं, इसी तरीके से इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए समाज के अलग अलग समाज प्रमुखों को लेकर के भी कभी कभी आएँ, कभी कभी इस जगह को इनको दिखाएं, पॉजिटिव हेल्थ की अवधारणा को भी इनको बताएं, और इनका जो पॉजिटिव फूड प्रोडक्ट है इसके बारे में भी अवेयरनेस डेवलप आगे करें। चल करके हम लोग ये बरसात बीचे तो कुछ छोटे छोटे से प्रोग्राम यहाँ पे करें, छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम कम से करें, कम महीने में एक बार अलग अलग सामाजिक समूहों समूहों को अलग अलग संगठन समूहों को लेकर के, ताकि उसको पॉजिटिव हेल्थ के बारे में भी अवेयरनेस हो और इस स्थान के बारे में भी। तो सृजन जी थैंक यू करने के लिए। सृजन के डिवाइन अर्थ में खाना खाने के पश्चात और वहाँ पे अपनी फ्यूचरिस्टिक विजन प्लान बनाने के बाद अब हम निकले हैं माता कौशल्या धाम की ओर, जिसे आज चंद्रपुरी कहा जाता है। पुराने इतिहास में अगर देखा जाए तो इसको चंद्रपुरी के नाम से उल्लेखित किया गया है। तो अब हम उस तरफ चल रहे हैं, आगे का हाल हम आपको बताएंगे। वैसे ये है हमारे यहाँ का CRPF कैंप, और ये चंद्रखुरी जो है ये एक यहाँ के जो PSC से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं राज्य पुलिस सेवा के लिए, उनका ये ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो चलिए थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे। सामने से ट्रक आ रहा भैया, मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो मित्र ये हम आ चुके हैं अब माता कौशल्या का मंदिर है, और माता कौशल्या का मंदिर भारत ही नहीं पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है। ठीक उस तरह जैसे कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पूरे विश्व में है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी माता कौशल्या का मंदिर एक है। इस एरिया को सनातन काल में कौशल प्रदेश कहा जा रहा था, और कौशल प्रदेश में उत्तर और दक्षिण था। दक्षिण कौशल प्रदेश ये थी। यहाँ पे कभी राजा मनवंत राज का शासन हुआ करता था, जिसके उल्लेख काफी कुछ मिलते हैं, और उन्हीं में से उनकी एक पुत्री कौशल्या जी यहाँ पे थी, और इनका यहाँ पे जन्म कहा जाता है, जो कि प्रभु राम की माता जी कही जाती हैं। बहुत सारी रोचक कहानियां हैं, और देखेंगे अगर यहाँ पे कोई पुराने लोग मिलते हैं जो यहाँ की और बारे में बता सके, हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको हम दर्शन करा रहे हैं माँ कौशल्या जी का एक मंदिर, और खासियत इस चीज की है कि ये तालाब के बीचों बीच है। ये एक अपने आप में व्यवस्था देखिए यहाँ पे, कि कहा जाता है किसी भी मंदिर में जाएं तो पाँव धोते हुए जाएं। यहाँ एक अच्छी व्यवस्था की गई है कि आपको इधर जाना है तो पानी मिलेगा और आप पानी में जाएंगे। ये आप पूरा देख पा रहे हैं, तो अगर दोस्तों इसको देखेंगे तो काफी पुराना मंदिर है जिसका भी जीर्णोद्धार किया गया है। और ये भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में प्रभु राम ने काफी समय गुजारा है, लगभग 10 वर्ष यहाँ पर के दंड कारण में वो रहे हैं। तो वन गमन पथ छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा से बनाया गया है कि जब उस समय प्रभु राम वनवास में निकले होंगे तो किस किस जगहों से गए होंगे, तो उसका एक केंद्र बिंदु या मंदिर भी है। और इस मंदिर की खासियत ये भी है कि जैसा कि बता रहा था मैं आपको गाड़ी में आते आते, कि जब प्रभु राम राजा बन चुके थे तो तीनों माताएं ने वानप्रस्थ पे जाने का निर्णय लिया था, कौशल्या माता, कैकेयी और सुमित्रा जी। तो अपने वानप्रस्थ के दौरान वे यहीं पे आए थे। एक खास बात और कही जाती है कि जब रामायण में एक उल्लेख आता है वैद्य सुषेण का, उस समय सुषेण एक ऐसे वैद्य थे जो आयुर्वेद के और जड़ी बूटियों के काफी ज्ञाता थे, लंका में थे। और जिनका उल्लेख मिलता है रामचरितमानस में और रामायण के ग्रंथों में कि जब लक्ष्मण को बाण लगी थी और उस समय जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान के द्वारा वैद्य सुषेण को, जो कि विभीषण जी ने बताया था, उन्हें यहाँ पे लाया गया था।
और चूंकि उन्हें लंका से ला लिया गया था और कृष्ण के पास में ये भी था कि अब वो लंका वापस नहीं जा सकते थे, तो ये था कि उन्होंने प्रभु राम से कहा कि मुझे तो लंका से ला लिया गया है पर अब मैं लंका जा नहीं पाऊंगा, तो अब मुझे बताइए कहाँ जाना चाहिए जहां मैं सुरक्षित रह सकूं और तपस्या कर सकूं। तो प्रभु राम ने उन्हें अपने ननिहाल भेजा, यानी कि कौशल्या धाम जो ये कहा जाता है, कौशल्या माता मंदिर में वो यहाँ पे आए और अपने जीवन का अंतिम समय तक सुसेन जी यहीं पे रहे, वैद्य सुसेन यहीं पे रहे हैं। और आइए अब हम ले चलते हैं आपको गर्भगृह में हम जा रहे हैं और ये माता जी का इसमें आश्रम, माता जी की कहा जाता है कि यही एक भूमि रही जहाँ पे कौशल्या माता जी ने अपना समय गुजारा है। और आइए हम आपको दर्शन कराते हैं माता जी की। तो ये जो मूर्ति है ये पत्थर की है और पौराणिक मूर्ति यही है जिसमें कि कौशल्या माता के गोद में राम जी विराजमान है। जो रामनवमी तिलक लगे हैं वो रामचंद्र जी हैं और उसके बगल में कौशल्या माता है और कौशल्या माता के गोद में रामचंद्र जी बैठे हैं। और किस तरीके से बैठे हैं उसको देखना है, आप देखिए जिसमें कि कौशल्या माता। अब इधर आते हैं, ये सबसे पुरानी मूर्ति है और ये अभी तत्काल बना हुआ और पूरे विश्व में जैसा कहा कि एकमात्र मंदिर है जहाँ कौशल्या माता का मंदिर हो, और पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है जहाँ माँ की गोद में रामचंद्र है। जल्दी हम कृष्ण को जहाँ भी देखे हैं माता यशोदा की गोद में देखे हैं, लेकिन ये पहला मंदिर है जहाँ पे हम प्रभु राम को माता जी की गोद में देखते हैं। और ये उस मंदिर की ही दूसरी प्रारूप तैयार किया गया अब नए उसमें, जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो यहाँ पे आए जहाँ पर कि माता कौशल्या के गोद में प्रभु श्री राम विराजे हुए हैं अपने बाल्यावस्था में। आप कपिल अग्रवाल जी हैं और पास में ही चूंकि लगा हुआ एक और ब्लॉक अब आज की डेट में है, पुराना गांव था आरंग, आप वहीं पे हैं और इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानकारियां राहु जी को है। तो कपिल जी, हाँ प्रसाद बिल्कुल 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 प्रसाद हम ग्रहण करके लेंगे। तो ऐसी भैया माता कौशल्या की यहाँ प्राचीन मूर्ति है जिसको भी हमने आपने देखा, जिसमें कौशल्या माता की गोद में प्रभु राम जी बैठे हुए हैं और वह मूर्ति पाषाण की बनी हुई है और उसी के प्रतिरूप में अभी 2.5 साल पहले एक माता कौशल्या की एक और मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति में भी भगवान राम माता कौशल्या की गोद में बैठे हुए हैं और प्रतिवर्ष एक ऐसा यहाँ पर उत्सव का आयोजन होता है जिसमें माता कौशल्या को रथ में सजाया जाता है और यही मूर्ति को रथ में विराजमान करके और पूरे चंदखुरी ग्राम में इसका परिभ्रमण कराया जाता है। तो ये मूर्ति चल मूर्ति है जिसका उपयोग पूरे नगर में कौशल्या माता और प्रभु श्री रामचंद्र जी की रथ यात्रा के रूप में उपयोग में की जाती है। और यहाँ पर एक और परंपरा है भैया कि प्रतिवर्ष तीजा की त्योहार में प्रभु राम को की माता को लेने के लिए, क्योंकि माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी है और वो अवध में रहती है, तो यहाँ से प्रतिवर्ष कुछ ग्रामीण अपनी बेटी को तीजाही न्योता देने के लिए अयोध्या जाते हैं और अयोध्या जा करके वहाँ जो दशरथ महल है वहाँ के पुजारी को न्योता निमंत्रण पत्र देते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हम लोग माता कौशल्या को अपने मायके ले जाने के लिए आए हैं, तो आप अनुमति दीजिए। तो पुजारी अनुमति देते हैं तो वहां पर के दशरथ महल की मिट्टी को लेकर के आते हैं। भव्य आयोजन के साथ लोग अयोध्या जाते हैं और भव्य आयोजन के साथ उस मिट्टी को लेकर के छत्तीसगढ़ आते हैं और उसको रेलवे स्टेशन में बहुत गाजे बाजे के साथ उत्सव के साथ परघा करके इसी धाम में लाते हैं। वहाँ उसी मिट्टी से कौशल्या माता की फिर एक मूर्ति बनाई जाती है और पूरे 9 दिन पूरे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की परंपरा है कि घर की बेटी को श्रृंगार और दान दक्षिणा दे करके और पूरा तीजा का उनको उपहार दे करके जैसा विदा किया जाता है वैसे ही उनको रख करके तीजाही न्योता में रख करके उनका पूरा संस्कार के साथ उनका आवभगत करके और फिर वापस उनको उनके ससुराल छोड़ करके आया जाता है। ये परंपरा प्रतिवर्ष यहाँ होती है भैया, समाज के और समाज के सहयोग से। इस छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में बेटी को एक बड़ा महत्व दिया जाता है और हर वर्ष तीजा के पूर्व यहाँ से कोई ना कोई नागरिक जाते हैं जो भी अपने आप को इस कौशल्या धाम का गांव का समूह और इस गांव का निवासी मानते हैं आदिकाल से, वो लोग जाकर के न्योता देते हैं। माता जी को यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से लाया जाता है, 9 दिन यहाँ बाकायदा रहती हैं, उसके बाद में फिर उन्हें वापस छोड़ा जाता है, प्रतीक के रूप में वहाँ की मिट्टी को लाया जाता है।
और यह छत्तीसगढ़ में ही है जहाँ पे बेटियां पूरा तीजा, चाहे किसी भी उम्र में क्यों ना हो, अगर विवाहित हो गई है और जब तक वो जीवित है वो तीजा में मैके जरूर आएगी और तो सत्कार होगा। तो उसी तरह से कोई सही है, परंपरा निर्वहन हो रहा है और यहाँ किया जाता है। ऐसी बहुत सारी रोचक घटनाएं हैं जो कि छत्तीसगढ़ की पावन भूमि मिलेगी और इस जगह की भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो धीरे धीरे निकाली जा रही हैं। तो आने वाले समय में हम आपको और भी रोचक घटनाएं, चाहे वो कौशल्या धाम पे जुड़ी हो या हमारे इस जगह की जो पवित्रता रही है, क्योंकि एक ये तीर्थाटन ही नहीं बल्कि ये तपोभूमि रही है छत्तीसगढ़, जिसको कि हम लोग कौशल प्रदेश या दंडकारण्य कहने लगे, यह अपने आप में कई ऋषियों की तपोभूमि रही है। तो दोस्तों मैं आपको समय आते हुए कई वीडियो में छत्तीसगढ़ के कई तपोभूमि के जो स्थल रहे हैं उस पर ले चलूंगा और बताते रहूंगा। बस करना केवल ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता भी रहे। तो ये चर्चाएं रहेंगी और कपिल अग्रवाल जी अब हमारे साथ में अक्सर कई वीडियोस में चलते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे पहले कई जगहों पे जमींदार कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में उन्हें दाऊ कहा जाता है। तो आप दाऊ कपिल अग्रवाल जी हैं यहाँ के और समाजसेवी हैं, तो इनके साथ में हमको और भी जानकारियां मिलती रही। आज बड़ी अच्छी जानकारी आरंग के बारे में बता रहे थे आप। आरंग जो नामकरण हुआ है इसमें कहा गया है कि आरा और अंग का को मिला करके आरंग बना है। और इसके पीछे जो कहानी है भैया कि आरंग जो है राजा मोरध्वज की राजधानी थी और राजा मोरध्वज की कहानी में जो कि हमारे भागवत और पुराणों में जिसका ध्यान आता है कि भगवान कृष्ण ने जो दानवीर मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए एक बाघ के रूप में और प्रस्ताव रखे राजा मोरध्वज के पास आकर के कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझको भोजन दिया जाए, और जैसे कि मैं मांसाहारी हूँ तो मुझको मांस का ही भोजन जो दिया जाए। राजा मोरध्वज बोले प्रभु आप मेरे दान ले लीजिए, मेरे अंग को ले लीजिए। तो भगवान जो बाघ के रूप में थे, भगवान कृष्ण जो बाघ के रूप में थे, ऐसी कहानी आती है कि उन्होंने कहा कि मुझे दान चाहिए, मुझको आपके शरीर का दान नहीं चाहिए, आप अपने पुत्र को मुझको आरा से चीर करके उसके अंग को स्वयं निष्क्रिय करते हुए मुझको आप दान करेंगे तो ही मैं उसको खाऊंगा, ग्रहण करूंगा। तो राजा और रानी दोनों को ये दिया गया कि आप दोनों मिल करके आरा लाइए और अपने पुत्र को फाड़ करके, दो अंगों को उनका फाड़ करके और मुझको भोजन के रूप में परोसिए। तो कृष्ण राजा मोरध्वज चूंकि वचनबद्ध थे और दानवीर थे, उन्होंने जो याचक के रूप में भगवान आए थे वो पहचान गए और उन्होंने अपने पुत्र को आरा से चीर करके उनके शरीर को उस बाघ रूपी भगवान के सामने परोसा। तो इसीलिए इस आरंग नगरी का नाम आरंग पड़ा, जिसको आरा और अंग से मिलकर के आरंग बना है, जिसको कि भगवान ने उसके दानशीलता को प्रभावित होकर के ये कहानी है कि उनको वरदान दिए और उनके पुत्र को पुनः जीवित किए। अगले वीडियो पे हम आपको आरंग भी ले चलेंगे और कहा जाता है कि आरंग जो बसा हुआ गांव है, जो शहर है, उसमें हर पेड़ में शिव बसते हैं। तो अगले वीडियो पे हम आपको आरंग भी घुमाएंगे और उन शिव के भी दर्शन कराएंगे, कैसे कैसे हर पेड़ में शिव कैसे रहते हैं। तो आज की जानकारी इतनी है। तो दोस्तों आज की यात्रा सिर्फ मंदिरों का दर्शन नहीं था, ये खुद के अंदर झांकने की एक कोशिश थी, जहाँ हर पड़ाव पर हमने कुछ छोड़ा, कहीं थकान, कहीं भ्रम, कहीं अहंकार, और पाया एक नई स्पष्टता, एक नई ऊर्जा और सबसे ज़रूरी चीज़ एक नई दिशा। पॉजिटिव हेल्थ जोन की यह पहल हमेशा याद दिलाती है कि ज़िंदगी में कभी कभी आउटगोइंग नहीं, इनर प्लानिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज जब आप वापस लौटें तो केवल शरीर नहीं, आपकी सोच, दृष्टि और कर्म भी रिफ्रेश हो चुका हो। जय जय शिव शंकर, जय श्री राम।